अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर एसएचएम। आप सब ने एसएचएम के बारे में पढ़ लिया, आपने सर्कुलर मोशन के थ्रू भी एसएचएम को समझ लिया। अब बारी आती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या तरीका होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, जिस तरीके से आपने पीरियोडिक मोशन को जब पढ़ा था तो आपने ये चीज़ समझा कि किसी भी पीरियोडिक मोशन को अगर आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन तो आपको पीरियोडिक फंक्शन का सहारा लेना पड़ा। इसी तरीके से अगर आप एसएचएम के अंदर होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आप चाहे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालो, आप चाहे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, आप चाहे वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, इन सभी चीज़ों को जानने का और ख़ासकर मैथमेटिकली समझने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप उसे किसी इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। उस इक्वेशन के अंदर आने वाली जितने भी टर्म्स हैं, ये सभी टर्म्स कुछ ना कुछ समझाएंगे। अब वो टर्म्स क्या है, वो क्या समझाएंगे, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। मगर सवाल ये है कि उस इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, उसी का एक तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली ये मैथ्स का पार्ट होता है, जैसे आपने कैलकुलस स्टडी किया था उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब शुरू करते हैं और समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बोला ये गया है कि जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझोगे तो उस वक्त तो यही कहा जाता है कि जो भी रियोस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, पार्टिकल क्या है यहाँ पे? पार्टिकल का मतलब है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अपोज कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स हो गया F और डिस्प्लेसमेंट हो गया X। तो जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो K आता है, और इस बात को हम पहले से समझ चुके हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी रिस्टोरिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली ऑब्जेक्ट अप्लाई करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है डिस्प्लेसमेंट के। मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और डिस्प्लेसमेंट मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, तो यहाँ से ना, जहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे, आपके फोर्स हटने के जस्ट अ सेकेंड ये वापस अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स इसने इस्तेमाल किया वो क्या कर रहा है, ये इस डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। आपको ये बात समझ आ गई। और K को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी स्प्रिंग फैक्टर या फिर फोर्स कांस्टेंट। इतनी बातें तो हम सबको पहले भी मालूम थी। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आइए जरा इस बात को भी समझ लें। तो देखिए, यहाँ पे यही बोला गया है कि जब आप न्यूटन के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आप उसको एक बारी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी बनता है। सबको पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को एक बारी और डिफरेंशिएट कीजिए तो वो एक्सेलरेशन बन के आएगा। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की नज़र से एक्सेलरेशन लिखना चाहो तो आप डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और पीछे हमने जब फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था तो वहाँ पे निकल के आया वैल्यू माइनस का के एक्स। अगर आप इन दोनों साइड को इक्वेट कराएंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड बराबर हैं, तो आपके पास टर्म कुछ ऐसे निकल के आएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब आपको घबराना नहीं है, आपको एक्सेलरेशन पता चल चुका है, और साथ में यहाँ पे माइनस ऑफ के एक्स। मास को आप लेफ्ट हैंड से उठा के राइट हैंड की तरफ भेज दीजिए। इस तरफ केबल और केबल बचेगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप मेरी बात समझ गए। इन्होंने कहा है कि के बाई एम को, जो हमारा फोर्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको डिवाइडेड बाई मास आप ओमेगा स्क्वायर पुट कर लीजिए। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? तो जब आप के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर अपनी जगह पे, इज इक्वल टू भी अपनी जगह पे, माइनस साइन भी अपनी जगह पे, और इसकी जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर। बहरहाल एक्स अपनी जगह पे एज इट इज़ मौजूद है। आइए आगे समझते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा तो माइनस वाला जो ये टर्म है ये इस तरफ आके प्लस का बन जाएगा, जैसा यहाँ पे दर्शाया गया है, और राइट हैंड साइड में केवल और केवल
0 बचेगा। और जो चीज़ आपके सामने अब आई है इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, जहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को या एंगुलर वेलोसिटी आप जो मर्जी कह लीजिए, और t टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, और दिस इज से मेरा मतलब है ये, जहाँ पे अगेन ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और x जो है शुड बी सच अ फंक्शन हुज सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फंक्शंस इटसेल्फ मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव कांस्टेंट। इनके कहने का मतलब ये है कि x वो टर्म है यहाँ पे जिसका अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दीजिएगा तो आपके पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन सामने निकल के आ जाएगी। क्योंकि हमने कहानी की शुरुआत डिस्प्लेसमेंट से की है, अगर आप ध्यान से देखें इसको और अगर आपको याद हो जो मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे सारा रोल x ही प्ले कर रहा था। किस तरीके से? उसका डबल डिफरेंशिएशन किया आपने यहाँ पे। तो अगर हम x को, क्योंकि हमें पता है हम x को इस तरीके से लिख सकते हैं इस इक्वेशन की फॉर्म में, अगर हम x को ऐसे लिख लें और उसके बाद इसी का डिफरेंशिएशन करें, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप x का ही डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उसको एक नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर भी आप इसी इक्वेशन को निकाल पाएंगे। यानी कि इस इक्वेशन को निकालने का दूसरा तरीका ये है कि आप x मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसकी जो अपनी इक्वेशन होती है, यहाँ आप सबको पता होगा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नोट। यहाँ पे फाई नोट इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी मतलब टाइम पीरियड और ए मतलब एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, ये बात आप सबको पता होगा। अगर आप इसी को डबल डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपके पास यही रिजल्ट निकल के आएगा। तो आइए ज़रा इस चीज़ को भी समझे कि डबल डिफरेंशिएट करने से कैसे ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि x यहाँ पे जो था उसको आपने dx बाई dt लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। राइट हैंड वाले पार्ट को ध्यान से देखिए मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँगा। a यहाँ पे कांस्टेंट है तो अपनी जगह पे रहा, और इस वाले पार्ट को नोटिस कीजिए जो cos ओमेगा टी प्लस में फाई नोट है, ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। ओमेगा टी प्लस में फाई नोट को आप मान लीजिए थीटा है, एक एंगल है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब इस एंगल को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें फाई नोट कांस्टेंट है, हालांकि ओमेगा भी कांस्टेंट है, किंतु टी यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इस वजह से ओमेगा जो है वो ओमेगा रहेगा, यानी टाइम का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। यहाँ पे 0 नहीं बना, और यही ओमेगा यहाँ पे आके निकल जाएगा, मतलब यहाँ से हमने डिफरेंशिएट किया था तो ये ओमेगा जो है यहाँ पे आ गया। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हमने केवल और केवल वेलोसिटी निकाला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन वेलोसिटी होता है, पर हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जो कि डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर हो रहा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये आया कैसे, आइए हम आपको समझाते हैं। माइनस ऑफ ओमेगा अपनी जगह पे रहेगा, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे स्क्वायर कैसे आया, बाकी ए भी अपनी जगह पे रहेगा। साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, इस पूरे को ना आप एक थीटा मान लीजिए। जब आप साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस है और ये पूरा आपके लिए थीटा हो गया। मेरी बात समझ गए आप? अब इसके अंदर जो थीटा है, थीटा में इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है। टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ओमेगा का डिफरेंशिएशन ओमेगा ही रहेगा कांस्टेंट के कारण, राइट। अब इस ओमेगा को आप जब यहाँ पे लेके आइए तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पहले से यहाँ पे एक ओमेगा था। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आपको और भी प्रिसाइजली एक चीज़ नोट करना है, और वो ये नोट करना है कि a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या था जिसको हमने लेट किया, यानी कि ये x था। a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट x है। तो अगर आप चाहें तो इस पूरे की जगह जितना मैंने पर्पल कलर से हाईलाइट किया है आप x रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आप राइट हैंड वाले पार्ट को जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो अगेन ये प्लस का हो जाएगा, और ये वही इक्वेशन बन के आया जिसको हमने पहले भी सॉल्व किया था। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो बात बताई गई कि अगर आप x को ही 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अब आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, जो हमारे पास x था, जैसा हमें पहले से मालूम है, वो होता है a cos ओमेगा टी प्लस फाई नोट।
ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ का है? हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। क्या होता है ऑसिलेटर? ऑसिलेटर का मतलब होता है वो पार्टिकल जो फ़िलहाल ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि वो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को पोज कर रहा होता है, उसको हम ऑसिलेटर कहते हैं। आप आगे समझते हैं इस बात को। ए जो है वो एम्पलीट्यूड बता रहा है इस पार्टिकल का, वेयर ये पूरा, ये होल जो है वो फेज़ है। और फेज़ क्या होता है? फेज़ मतलब बेसिकली एक ऐसी चीज़ जो आपके पार्टिकल के स्टेट को डिफाइन करे, उसे हम फेज़ कहते हैं। अब इस पूरे को अगर मैं फेज़ बोल रहा हूँ तो मैं उसे फाई से लिखूँगा, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये पूरा का पूरा पार्टिकल का फेज़ हो गया। जहाँ पे फाई नोट, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, इनिशियल फेज़ होता है जब टाइम पीरियड 0 है। समझ गए इस बात को? अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ध्यान से समझते हैं। देखिए, बोला क्या गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन होता है आप उसे गांठ मान लीजिए, याद कर लीजिए, आप उसी की मदद से आगे की कार्रवाई करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन है, इसमें जो आपको टाइम पीरियड दिख रहा है स्मॉल टी, इसको आप रिप्लेस करेंगे। सवाल बनता है क्यों रिप्लेस करेंगे? क्योंकि ये इस तरीके से स्टिल तो रहेगा नहीं, जो भी हमारा वेव है वो आगे की ओर ऐसे प्रोपोगेट करेगा। जब वो प्रोपोगेट करता है, यानी जो हमारा पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है, तो फिर इस तरीके से ही बना के जाता है वेव। अब शुरू में हो सकता था इनिशियल फेज़ पे वो यहाँ मौजूद हो, उसके बाद ये यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। तो हर एक पार्टिकल के ऑसिलेशन में नया टाइम पीरियड आ रहा है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं। देखिए, t प्लस में 2π/ओमेगा से हम स्मॉल t को रिप्लेस कर देंगे, इस वाले स्मॉल t को। सवाल है कि ऐसा क्यों किया? तो हमें इतना मालूम है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो मैं अगर लिखूँ टाइम इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होता है 2π एक होल सर्कल के अंदर, और वेलोसिटी होता है ओमेगा, राइट। अब जो नया टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2π अपॉन में ओमेगा, साथ में जो पहले से उसने कवर किया है वो है t, ठीक है। तो जब वेव आगे प्रोपोगेट करेगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पहले वाले टाइम को इग्नोर करना है, आपको उसको भी काउंट करना है और साथ में नए में जितना टाइम लगा है। तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू निकल के ये आ जाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई, क्योंकि ये भी एक तरीके का टाइम पीरियड ही है। अब आप जब रिप्लेसमेंट करेंगे इस पूरे का इसके अंदर इस स्मॉल टी में, तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे निकल के आएगा, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। अगेन रिपीटिंग, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। इस t पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे a cos अपनी जगह पे है, ध्यान से देखिए, a cos अपनी जगह पे है, दिख गया होगा आपको, ओमेगा भी अपनी जगह पे है। यहाँ पे इस t की जगह आपने ये पूरा रिप्लेस कर दिया, विच इज इक्वल टू t प्लस 2π/ओमेगा प्लस में फाई नोट अपनी जगह पे है। समझ गए इस बात को? इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा टी, अंदर जाके ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, 2π अपनी जगह पे, और प्लस ये वाला जो प्लस है ये अपनी जगह पे, फाई अपनी जगह पे, फाई नोट मतलब। तो आंसर क्या आएगा? a cos ओमेगा टी प्लस 2π। जिस तरीके से ये कट गया तो यहाँ पे बचा 2π प्लस अपनी जगह, फाई नोट अपनी जगह। अब आपको एक बात पता है कि 2π का केवल और केवल यही मतलब है कि 360 डिग्री के बाद वो अपने आप को वापस से रिपीट करेगा। मान लीजिए 360 हो गया यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ तक ख़त्म 360, तो फिर वो रिपीट कर रहा है। ये जो चीज़ है, ये पोर्शन, ये अगेन ऐसा ही है जैसे शुरू हुआ था। तो इसके लिए हम 2π को इग्नोर कर देंगे और फिर रिजल्ट निकल के आएगा a cos ओमेगा टी प्लस फाई नोट। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन था, यानी इक्वेशन था, वही हमें हर चीज़ बता रहा है। टाइम पीरियड भी पूरी तरीके से जस्टिफाई हो गया। अब हम प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे टाइम पीरियड का। देखिए, जब हम टाइम पीरियड की बात कर रहे थे तो 2π अपॉन में ओमेगा हमें रिजल्ट निकल के आया था। अब 2π जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, ओमेगा की जगह आप √k/m पुट कीजिए। क्यों कीजिए? आइए इस बात का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसा इन्होंने कहा था, ओमेगा स्क्वायर को आप k/m मान लीजिए, तो अगर मुझे ओमेगा निकालना हो तो आ जाएगा √k/m, ठीक है। ये बात आप समझ गए। इसीलिए आप ओमेगा की जगह √k/m पुट कर लीजिए। यहाँ पे भी ये रिलेशन स्टेट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे नोट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो t था वो अपनी जगह पे है, 2π अपनी जगह पे है, और यहाँ पे k/ओमेगा जो आ रहा था, सॉरी k/m जो आ रहा था, इसका m ऊपर चला जाएगा, k अपनी जगह पे रहेगा। तो आई होप आपको ये इक्वेशन समझ आ गया कैसे सिंप्लीफाई किया। जहाँ पे m जो है वो इनर्शियल फैक्टर होता है और k स्प्रिंग फैक्टर होता है। समझ गए इस बात को? और यही हमारा टाइम पीरियड निकल के आया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।